आज के पेपर में पूछे हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो यहाँ से ग्रुप बी में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो कहता है, एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिससे कुछ छात्रों में कुसमायोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है। निम्न में से उन स्थितियों का चयन करें। यहाँ से चयन करना है, तो अगर हम देखें जैसे कारण पूछा हुआ है, अगर कुसमायोजन के कारण पूछना तो एक नेगेटिव जो चीजें उनको इम्पैक्ट करना, अगर समाधान पूछा होता तो पॉजिटिव चीजें हम इम्पैक्ट करते। जैसे शिक्षक का पर्याप्त प्रशिक्षण, मतलब शिक्षक को नॉलेज अच्छा है तो ये तो कारण हो नहीं सकता। पर्याप्त पाठ्यक्रम, जी ये कारण हो सकता है। पर्याप्त पाठ्यक्रम की वजह से छात्रों में कुसमायोजन होता है। मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान, तो मनोरंजन सुविधाओं से तो कुसमायोजन होना ही नहीं चाहिए यहाँ से। और शिक्षक छात्र का संबंध में संयम, तो यहाँ से ये दोनों कारण इसके हो सकते हैं। तो बी और डी की वजह से फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संवेगों पर दमित इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यह किस मनोसामाजिक प्रेरक के कारण होता है। तो दूसरों के व्यवहार के कर रहा है, तो ये शक्ति की उपलब्धता होगा। क्योंकि मैक्लीलैंड के अनुसार अगर देखें तो मैक्लीलैंड ने ये कहा है कि संबद्धता मित्रता से रिलेटेड है, अन्वेषण जिज्ञासा से संबंधित है, और उपलब्धि सफलता से संबंधित है। शक्ति दूसरों को प्रभावित करना, शक्ति यानी इन्फ्लुएंस हो रहा है, कंट्रोल आ रहा है, लीडरशिप आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, सारे पावर से रिलेटेड है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। निम्न में से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंध में अंतर स्पष्ट करता है? तो मनोविज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान में ये फर्क है। शैक्षणिक मनोविज्ञान स्पेसिफिक छात्रों शिक्षार्थियों पर निर्भर करता है यहाँ से, और मनोविज्ञान सब पे अध्ययन करता है। तो इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उसमें जीवित गतिविधियों को शामिल किया गया, यह अंतर स्पष्ट करता है। बाकी शिक्षा का विज्ञान है, यह शिक्षा का अधिगम समस्याओं से संबंधित है। तो यहाँ से यह इनमें अंतर नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थी के अनेक शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन कर रहा है, शिक्षार्थी को शैक्षणिक, यहाँ सारे शिक्षार्थी पे दिए हुए, ये यहाँ से सभी प्राणियों पे दिया, इन चारों ऑप्शन में यही अलग है। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 84, हमें कह रहा है यहाँ से अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये सही है। परिपक्वता, बीमारी और इनके कारण जो आए हुए परिवर्तन है वो स्थायी नहीं होते, जबकि अधिगमित परिवर्तन अधिगमित व्यवहार, अधिगम तो स्थायी परिवर्तन, जबकि परिपक्वता, बीमारी, इनसे आए हुए परिवर्तन स्थायी नहीं होते। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए सत्य है किंतु बी गलत है। यहाँ से प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के मॉडलिंग को विकास की एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व देता है, लेकिन बाद में इस सिद्धांत का सामाजिक विकास में सामाजिक संज्ञान के महत्व पर बल दिया है। क्योंकि जो अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग है, यहाँ से बंडूरा का मॉडलिंग विकास का पहले ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर बल देता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग से वो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग पर बल देता है। पहले तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग आएगी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से ये सोशल में आ जाएगा, तो सामाजिक संज्ञान आ जाएगा। मॉस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है, परिणाम स्वरूप उसके एकेडमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो यह उसके सुरक्षा और अपनापन की दिक्कत है। सुरक्षा और अपनापन की यहाँ से आएगी कठिनाई, इस वजह से यह कर रहा है। ग्राम वेल्स के अनुसार सृजनात्मकता की अवस्थाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्राम वेल्स ने अगर देखे तो ग्राम वेल्स का है, इसमें उसने 4 स्टेज बताई है। पहला तो आता है प्रिपरेशन, फिर आता है इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन और फिर वेरिफिकेशन। मतलब स्टडी से प्रिपरेशन जुड़ा हुआ है, स्टडी से जुड़ा हुआ है प्रिपरेशन। अगर स्टडी से प्रिपरेशन जुड़ा हो तो पहला सही हुआ, व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है, तैयारी की अवस्था है। प्रिपरेशन में यहाँ से स्टडी आएगी। इंक्यूबेशन में विश्राम आएगा, इंक्यूबेशन विश्राम की अवस्था है। जबकि ये कह रहा है सत्यापन तो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन विश्राम की अवस्था नहीं है। तो ये कह रहा है सत्यापन वह समाप्ति चरण है, समाप्ति चरण नहीं है, सत्यापन समाप्ति चरण तो है, जिसमें किसी भी व्यक्ति किसी गतिविधि में शामिल नहीं होता, व्यक्ति खुद परिश्रम करता है। इसमें परिश्रम आएगा, इसमें परिश्रम करता है, इस वजह से यहाँ से इसमें खुद परीक्षण करता है, उसमें खुद शामिल होता है, इस वजह से यह नहीं आएगा। ये कह रहा है शामिल नहीं है, उसमें खुद शामिल होता है। उष्मायन अवस्था में व्यक्ति अचानक समस्या के समाधान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता है, अचानक नहीं प्राप्त करता। यह उष्मायन अवस्था इंक्यूबेशन स्टेट है, यह विश्राम अवस्था है, इसमें अचानक प्राप्त नहीं करता, इसलिए ये गलत है। प्रेरणा की अवस्था में नवीन विचारों की नई संभावनाएं उभरती है, यह सही है। तो यहाँ से ए और डी हमारे पास सही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। कौन सा कथन अधिगम के बारे में सरल रूप से शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के तौर पर उपयुक्त है? शास्त्रीय अनुबंधन में अगर देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में पहले क्या होता है? शास्त्रीय अनुबंधन में होता है पहले तो यूसी
शास्त्रीय अनुबंधन में अगर यूसीएस से देखिए, यूसीएस खाने को हमने काउंट किया है तो पहले खाना आएगा और घंटी बजेगी, मतलब पहले खाना और घंटी ये साथ-साथ होते हैं। पहले खाना आएगा या फिर साथ में खाना आएगा, तो ये साथ-साथ होते हैं। जबकि बेल बेल अलग से बजनी चाहिए, मतलब 2-4 बेल तो एक साथ नहीं होनी चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। यह है तो पहला तो कहता है अनानुबंधित उद्दीपक यानी यूसीएस अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए, सही है। यूसीएस सीएस से पहले आना चाहिए, ये सही है। अनुपयुक्त बताना है, ब ये ध्यान रखना है। अनुबंधित उद्दीपक आमतौर पर अन्य प्रतिस्पर्धी उद्दीपकों से अलग होना चाहिए, भी सही है। घंटी अलग से बजनी चाहिए, मतलब मैच नहीं होना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक बहुत निकट होने चाहिए, पास-पास होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसमें अंतर समझने में दिक्कत होगी, मतलब समझ नहीं पाएगा ये, रिएक्ट करना है। तो ये भी सही है यहाँ से, तो इस वजह से सीधी-सी बात है फोर्थ बचा, ये गलत हो जाएगा। अनुबंधन होने से पहले तटस्थ उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के साथ कई बार होना होगा। ये कह रहा है कंडीशनल लर्निंग होने से पहले, अनुबंधन होने से पहले यानी कंडीशनिंग होने से पहले कंडीशनिंग लर्निंग बहुत बार होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, इस वजह से ये अनुपयुक्त हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट कहता है यहाँ से मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत हमें बताता है कि मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। यह सही है कि एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधियां हमारे व्यवहार को अवचेतन भाग में उजागर करती है। व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधियां ऐसा नहीं करती है। फ्रायड के अनुसार यह है ये अवचेतन प्रेरक पर निर्भर करता है। प्रोजेक्शन टेक्निक्स करती है यह, व्यक्तित्व आकलन की प्रत्यक्ष विधि यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यह करती है। तो यहाँ से ए तो सही है, लेकिन बी गलत है यहाँ से। नेक्स्ट कहता है यहाँ से समालोचनात्मक चिंतन कौशलों के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र सम्मिलित है। अवबोध क्षेत्र में यहाँ से क्या-क्या आएँगे? अवबोध क्षेत्र में आएगा, यहाँ से अवबोध में आता है, यहाँ से हमारे पास वर्णन करना, व्याख्या करना, क्रमबद्ध करना, ये सारे आते हैं। तो क्रमबद्ध करना आएगा, वर्णन करना आएगा, व्याख्या करनी आएगी। ए, बी, एफ आएँगे, ए, डी, एफ आएँगे। तो यहाँ पहला ही हो गया, वर्णन करना, व्याख्या करना, ये आएँगे। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में आ गया, ये तो एप्लीकेशन में आ गया, अवबोध में नहीं आ रहा है। निष्कर्ष में आ गया, जैसे यहाँ से एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, निष्कर्ष निकालना, एनालिसिस, ये एनालिसिस और इवैल्यूएशन में आ गया। और पहचान करना रिमेम्बरिंग में आएगा, अवबोध में नहीं आएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए, बी, एफ आएँगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 21st सेंचुरी में कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत 4 सीएस समर्थन किया जाता है। निम्न में से 4 सीज में क्या-क्या शामिल होएगा? 4 सीज में यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग शामिल होगी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, कंपटीशन इसमें नहीं आता, इस वजह से थर्ड ऑप्शन इसमें गलत हो गया। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से प्रदर्शित करते हैं परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होगी। तो पियाजे के अनुसार अगर हम देखें तो पियाजे के अनुसार यहाँ से हमारा इसमें यहाँ से ये सारी ही आएंगी, इसमें यहाँ से ये आएगा हमारे पास ए, बी, डी आएगा, क्योंकि यहाँ से पियाजे के अनुसार देखें इसमें क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो प्रदर्शित करती है किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आती है। तो यहाँ से पहले तो आएगी इसमें समस्या के सभी संभावित समाधानों के साथ व्यवस्थित विश्लेषण, यह आएगा। साथ ही तार्किक दृष्टिकोण आएगा, एकाधिक वर्गीकरण इसमें नहीं आता है, और साथ ही उच्च क्रम समायोजन का उपयोग आएगा, वर्ग समावेशन भी इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से ये तीनों आएंगी इसमें। नेक्स्ट है यहाँ से निम्न में से कौन सी क्षमता मेयर व सेलोवी द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धि के एकीकृत मॉडल में शामिल नहीं है? एकीकृत मॉडल में यहाँ से कौन सी शामिल नहीं है? अगर वो हम देखें यहाँ से तो आएगा हमारे पास एकीकृत मॉडल में संबंधों में संवेगों का आकलन ये नहीं आएगा, क्योंकि मेयर सेल्वी के अगर हम देखें तो उसमें आएगा यहाँ से पहला तो आएगा परसिविंग इमोशन आएगा पहला, ये सही है। दूसरा आएगा इंटीग्रेशन यानी उनका यूज ऑफ इमोशन आता है। तीसरा आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन आएगा। और चौथा आएगा मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, यहाँ से असेंबलिंग इमोशन एंड थॉट्स, ये सही है। उसमें असेंसिंग इमोशन इन रिलेशन ये नहीं आएगा। एक तो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सबसे पहले परसेप्शन है, परसेप्शन के बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसका मैनेजमेंट है। इस वजह से ये तीनों आएंगे, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। नीचे दिए गए कथनों में कथन कारण का बताना है। कथन कारण में अगर हम देखें पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में सहायता करता है, यह सही है। पूर्व अनुभव अंतर्दृष्टि अधिगम में यह सहायता करता है। साथ ही यहाँ से अंतर्दृष्टि अधिगम संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर नहीं करता। संबंधों के प्रत्यक्षीकरण पर क्यों निर्भर नहीं करता? ये करता है प्रत्यक्षीकरण पे, इसलिए ए सही है, आर गलत आएगा यहाँ से। इसमें कथन कारण है कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, ये सही है। दो व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं वंशानुक्रम पर्यावरण पर निर्भर करती है, यह सही है। यहाँ से कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन इसमें आएगा। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में हमें मिलाना है।
तो बुद्धि के प्रकार में अगर हम मिलाएँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ से अनुभव, पूर्व अनुभवों का उपयोग करके नई समस्याओं का रचनात्मक हल करना। तो ये अनुभवात्मक बुद्धि हो गई। अनुभवात्मक बुद्धि थर्ड में मैच होगी, यहाँ से थर्ड एक में ही आ रहा है। उसके अलावा हम देखें जैसे घटकीय बुद्धि में आएगा, जिससे यहाँ से समस्याओं का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करना। यह आएगी संदर्भात्मक बुद्धि में आएगी, रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली पर्यावरण या मांगों का निपटाना। ये है यहाँ से सही आएगा। नेक्स्ट कहता है विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमानित विशेषताएं हैं। इसमें यहाँ से हमारे पास कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। विकासात्मक पैटर्न का समान विकासात्मक पैटर्न का सिद्धांत ये सही नहीं हो, सबका विकास समान तरीके से नहीं होता। विकास के प्रत्येक स्तर में भिन्नताएं पाई जाती है। इस वजह से यहाँ से यह गलत है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक हो सकता है यहाँ से। नेक्स्ट कहता है यूनिफॉर्म डेवलपमेंट रेट इन डिफरेंट एरियाज, ये भी होता है। और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होता है पर भिन्नताएं पाई जाती है। इस वजह से पहला ही गलत होगा इसमें। यहाँ से सॉरी इसमें यहाँ से पहला नहीं, समान विकासात्मक पैटर्न होगा। एक रूपता में भिन्नता है। यहाँ से समान विकासात्मक पैटर्न का सिद्धांत तो सही है, यहाँ से एक रूपता में भिन्नता आएगी। इसमें अगर हमें याद है कि कौन सा नहीं है बताना है ना इसमें 97 में, तो यहाँ से आएगी विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप विकासात्मक दर का सिद्धांत। एक रूप विकास मतलब ये कह रहा है एक समान होगा, एक समान नहीं होगा, इसमें भिन्नता पाई जाएगी। इस वजह से यहाँ से थर्ड गलत आएगा। यहाँ से कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें कौन सा कथन अधिगम संबंधी इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है, कौन सा नहीं होगा इसमें। यहाँ से ये नहीं होगा कि अधिगम शैलियां आपस में समरूप होती है, यह नहीं है। जबकि अनुकूल नहीं होती, सब में अलग अलग होती है, आसानी से सीख सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते हैं, कुछ में वातावरण व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर करती है। सही है। यहाँ से प्रक्षेपण की युक्तियों में अगर हम देखें तो प्रक्षेपण में हमारे पास आएगा प्रोजेक्शन जो होता है दोष दूसरों पर डालने का काम करता है। प्रोजेक्शन में अपनी सोच दूसरों पर आरोपित करना, यहाँ से प्रक्षेपण में आएगा। प्रतीपगमन में पीछे लौटना, पहले के व्यवहार में लौटना आएगा। उदात्तीकरण में यहाँ से जो सर्वल एक्सेप्टेबल होता है ना उसमें चेंज करता है, ऊर्जा का यूज किया जाता है। और वास्तविक को अस्वीकार करना, डिनाइल आ जाएगा यहाँ से, और ये इसमें आएगा। तो अगर इसमें हम मैच करें 99 में हमारे पास थर्ड ऑप्शन मैच होगा। यहाँ से शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधित दो कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से हमारे पास कौन सा कथन सही है। इसमें कथन कहता है अभिक्षमता शिक्षण किए गए नवाचारों मापन अधिनियम प्रक्रिया मूल्यांकन सम्मिलित होता है। अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन के अंतर्गत तत्काल प्रतिपुष्टि और परिणामों में शिक्षार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है। दोनों ही कथन इसमें सही है।